incoming and outgoing partners. What do you mean by incoming and outgoing partners? Incoming means introducing the partners. Outgoing partners means getting retirements of the partner. है ना? तो incoming means adding new partners, है ना? Adding new partners, introducing the partner. Outgoing partners means retirement of the partner, going out, going out. Retirements of partner. तो पार्टनर्स कैसे इन आएंगे और कैसे आउट जाएंगे, है ना, उसकी बात करता है सेक्शन बेसिकली 31 से लेके 35, ठीक है, टॉक्स अबाउट इन गोइंग एंड आउट गोइंग पार्टनर. तो बेसिकली 31 टॉक्स अबाउट इनकमिंग ऑफ द पार्टनर एंड 32 से लेके 35 बेसिकली डिसाइड अबाउट आउट गोइंग ऑफ द पार्टनर. सेक्शन 31 क्या कहता है? कहता है पार्टनर कैन बी इंट्रोड्यूस इन अ पार्टनरशिप फर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर ओनली. ठीक है, तो न्यू सिंपल एक ही रूल है, दैट इज न्यू पार्टनर कैन बी इंट्रोड्यूस, न्यू पार्टनर कैन बी इंट्रोड्यूस only with consent of all other partners. तो वो एग्जाम्पल सबकी सहमति से, सहमति से, सबकी इच्छा से, एक भी सिंगल पार्टनर ने अगर डिनाई किया तो न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते. सेक्शन 31. लेट अस गो टू रीड सेक्शन 31 and understand. This is subject to a contract between the partners and the provisions of section 30. No person shall be introduced as partner into a firm without the consent of all existing partner. है ना? तो पहला रूल ये है कि without the consent of all existing partner you cannot introduce the new partner. Firstly, secondly, they are writing subject to the contract. What do you mean by subject to the contract? Exactly, at the time of agreement of the making the partnership, अगर उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लियरली लिख दिया है कि भैया मेजॉरिटी होगा या एक बंदे की इच्छा होगी या दो लोगों की इच्छा होगी नया पार्टनर इंट्रोड्यूस करने की, तो वो बात अलग है. दैट इज अ डिफरेंट सिचुएशन, अदरवाइज नहीं. सेम वे इफ यू सी द रिटायरमेंट्स और आउटगोइंग, partner, so there are so many rules regarding the outgoing of the partners, है ना. तो सबसे पहले let us go into एक एक करके पिकअप करते हैं. सबसे पहले 32(1) का A, 32 clause 1 का A बोलते हैं a partner may retire with the consent of all other partners. पहला रूल सिंपल, first is with consent of all the, with consent of all other partners. सिंपल, तो सारे पार्टनर चाहें तो मिलके पार्टनर को निकाल सकते. बट कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, अगेन इसका मतलब क्या हुआ? जो पार्टनर जा रहा है ना वो भी कंसेंट दे, मेजॉरिटी नहीं है. कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर का मतलब क्या? अगर चार पार्टनर हैं तो चार में से एक को निकालना चाह रहे हैं, तो जो जिसको निकाल रहे हैं ना वो इस बात के लिए एग्री है कि आई वांट टू गो, आई वांट टू लीव, अदरवाइज तो इट्स अ कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ना. तो 32 क्लॉज 1 में इट्स नॉट अबाउट मेजॉरिटी, इट्स अबाउट कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर. तो जो पार्टनर जा रहा है उसकी भी कंसेंट होनी चाहिए, तभी 32(1) के अंदर रिटायरमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा. सेकेंड सिचुएशन है 32(1) का B, by express agreement.
ये सेकंड रूल है। दैट मीन्स उनकी कंसर्न नहीं बन रही है, बट उनके बीच में एग्रीमेंट हो रखा था पहले से ही कि अगर आपने मेजॉरिटी 2 लोग मिलके 3 लोग मिलके निकाल सकते हैं, तो एज पर दैट एग्रीमेंट दे आर रिमूविंग हिम, दैट इज पॉसिबल। थर्ड 32 क्लॉज 1 का सी, बाय गिविंग नोटिस, बाय गिविंग नोटिस, ये इंपॉर्टेंट है रीड करना। बेसिकली ये जो राइट अवेलेबल है रिटायरमेंट का, ये हर तरीके की पार्टनरशिप में नहीं है। पार्टनरशिप कितने तरीके की होती है? 2 तरीके की होती है। कौन कौन सी? 2 तरीके की, 7 और 8 इफ यू रिमेंबर सेक्शन नंबर। पार्टनरशिप बाय विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। व्हाट इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप? फॉर अ पर्टिकुलर टाइम और फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर, वेयर इज विल, हाँ एग्जैक्टली, और वेयर इज पार्टनरशिप बाय विल जहाँ पे कुछ वेंचर भी नहीं लिखा हुआ है, टाइम जोन भी नहीं लिखा हुआ है, बस वो पार्टनर बन गया और वो जो भी काम करते हैं पार्टनर में होता है। ठीक है। 32 क्लॉज 1C क्या कहता है? लेट अस रीड, वेयर अ पार्टनरशिप इज एट विल, तो ये अप्लाई होता है सिर्फ पार्टनरशिप बाय विल पे। पार्टनरशिप बाय विल, नोटिस वाली सिचुएशन पार्टनरशिप बाय विल पे है। कहते हैं वेयर अ पार्टनरशिप इज बाय विल बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू रिटायर, है ना? तो नोटिस बाय गिविंग नोटिस टू अदर पार्टनर्स, और ये जो नोटिस होगा हमेशा काय में होगा? राइटिंग। ओरल नोटिस आर नॉट अलाउड, याद रखिएगा, ओरल नोटिस आर नॉट अलाउड, दिस नोटिस मस्ट बी इन राइटिंग। तो गिविंग नोटिस टू अदर पार्टनर्स, ठीक है, कि आई वांट टू लीव, यू कैन लीव, तो जस्ट इन्फॉर्म दैट आई डोंट वांट टू कंटिन्यू माय पार्टनरशिप further, you can leave. These 3 rules are given under clause 32. Fourth rule is given under section number 33. Section 33 is by expulsion. Fourth retirement होता है by expulsion, यानी कि expulsion means to expel him, है ना? तो you can expel, कहते हैं क्या बोलते हैं? A partner may not be expelled from the firm by any majority of the partner, save as exercised in good faith of power conferred by the contract between the partners, है ना? तो क्या कहते हैं? by expulsion, but ये कब होगा? when given in or stated in contract। तो एक्सपल करने की जो पावर है ना, वो जनरल पावर नहीं है, इट इज नॉट अ जनरल मोड ऑफ रिटायरमेंट, है ना? नॉट अ जनरल मोड ऑफ रिटायरमेंट। जनरल मोड ऑफ रिटायरमेंट नहीं है, रादर ये क्या है? ये बोलते हैं कि अगर पार्टीज ने पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था कि एनी पर्सन हु डू एनीथिंग विच इज अगेंस्ट अ आइडियोलॉजीज ऑफ बिजनेस, है ना, और एनीथिंग विच इज अगेंस्ट द पार्टनरशिप, तो हम लोग एक्सपेल कर सकते हैं। अगर ऐसा एक्सपर्ट है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, तो एक्सपल्जन का पावर उनके पास है, बट सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। मेजोरिटी का कोई सीन नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि 3 ने मिलकर 1 को निकाल दिया, ऐसा नहीं होगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। अदरवाइज तो फिर पार्टनरशिप फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, प्रॉब्लम हो जाएगी हमेशा। नेक्स्ट इज सेक्शन 34, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इंसॉल्वेंसी। अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड हो गया है आउट ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म, अगर कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है, तो फिर क्या होता है? वो ऑटोमेटिकली माना जाता है कि पार्टनर नहीं है, दिस इज ऑटोमेटिक रिटायरमेंट। ठीक है, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनरशिप, इफ पार्टनर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, automatically get retired। तो अगर वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड हो गया तो माना जाएगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? रिटायर्ड हो गया। दिस इज ऑटोमेटिक रिटायरमेंट। लेट अस रीड
क्या बोलते हैं, वेयर अ पार्टनर इन अ फर्म इज एडजुकेटेड। एडजुकेटेड का मतलब है डिक्लेयर्ड ऑलरेडी, है ना, कोर्ट ने उसको डिक्लेयर्ड कर दिया है। ऐसा नहीं है इंसॉल्वेंसी के चार्जेस वार्जेस लग गए हैं या इंसॉल्वेंसी का भी ट्रायल चल रहा है, नहीं, ट्रायल हैज बीन फाइनलाइज, इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। फर्म इज एडजुकेटेड एंड इंसॉल्वेंट, he ceased to be a partner on the date on which the order of adjudication is made। ceased to be a partner on the date when the adjudication is made। इसका मतलब क्या है कि एग्जैक्टली ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा, कोई और प्रोसेस करने की जरूरत नहीं। एक बार इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड हो गया, ही ऑटोमेटिकली गेट आउट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, वेदर और नॉट द फर्म हियर बाय डिसॉल्व। फिर फर्म डिसॉल्व हुई हो नहीं हुई हो इससे फर्क नहीं पड़ता है। आगे क्या पढ़ते हैं, वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स द फर्म इज नॉट डिसॉल्व बाय एडजुडिकेशन ऑफ पार्टनर as an insolvent, the estate of partner so adjudicated is not liable for an act of a firm, and firm is not liable for the act of insolvent done after the date on which the order of adjudication is made। Simple। तो कह रहे हैं जिस दिन ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन हो गया उस दिन से वो पार्टनर नहीं है, और फिर उस दिन से ना वो और ना उसकी प्रॉपर्टी फर्म के लिए लायबल है, और ना ही फर्म उसकी और उसकी प्रॉपर्टी और उसके एक्शंस के लिए लायबल है। दोनों एक दूसरे की लाइबिलिटी पे खत्म हो जाएंगे। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी एंड्स, है ना, उसी दिन म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। वी नो ना पार्टनरशिप इज अ कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। लास्ट दैट इज डिसीज्ड, डेथ, सेक्शन 35, डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो एक बार डेथ हो गई, पार्टनरशिप एंड्स। क्या बोलते हैं, where under a contract between the partners the firm is not dissolved by death of partners, the estate of deceased partner is not liable for an act of firm done after his death। what does it mean? that means एक बार डेथ हो गई है ना, deceased is not liable, deceased out of partnership, no liability after death। तो डेथ के बाद कोई लायबिलिटी नहीं है, ठीक है। So this is outgoing and incoming of the partner। So these are the 5 modes by which partners can be bring into the partnership firm or get out of the partnership firm। क्लियर हुआ बच्चा? ये कोई सवाल है?